तो दोस्तों यहाँ पे मैथ का पहला क्वेश्चन है जो कि सबसे ईजी है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक कैमरा 5400 रुपये में खरीदा जाता है और उसे 18% के लाभ पर बेच दिया जाता है, तो कैमरे का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं इसे सॉल्व करके आपको बतला देता हूँ, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। कैमरे पे क्या बोला है, कैमरे का अपने को क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। और सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लाभ होता है, और जब भी लाभ होता है ना तो आप क्या करते हैं दोस्तों, उसे 100 के साथ ऐड कर देते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है। जैसे कि कैमरा का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 5400 रुपये है। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, अपने को तो विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, अपने को लाभ कितना हुआ है दोस्तों, लाभ हुआ है 18% का। तो दोस्तों जब भी लाभ होता है ना तो लाभ को क्या करते हैं, 100 के साथ ऐड करके लिखते हैं। तो यहाँ पे 18 है, 18 पे अपन 100 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 118। दोस्तों यदि यहाँ पे हानि हुई होती ना तो वहाँ पे 100 से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे लाभ लिखा है कि हानि लिखा है। तो बस आपको इतना ही करना है, यदि यहाँ पे लाभ लिखा रहता है तो उसे 100 के साथ प्लस कर देना है, और यहाँ पे हानि लिखी रहती है तो उसे 100 के साथ माइनस कर देना है, और इसके बटे पे आपको 100 के लेके जाना है, और बस आपका आंसर आ चुका। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, आप सभी लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6372 रुपये। सिंपल है, आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, अपने को क्या निकालना था, विक्रय मूल्य निकालना था। और विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे दोस्तों, क्रय मूल्य तो यहाँ पे दिया है और लाभ यहाँ पे कितना है दोस्तों, 18% का है। और मैंने आपको क्या बताया है, जब भी लाभ होता है तो उसे क्या करते हैं, अपन 100 के साथ ऐड करके लिखते हैं। यदि हानि होती है तो उसे 100 के साथ माइनस करके लिखते हैं। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और इसी बेस पे आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि बहुत ईजी है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा देखने पे बड़ा है, तो आपको घबराना नहीं है, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक रेलगाड़ी सीधे रेल पथ पर 86 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और समांतर सड़क पर एक छोटी कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 490 मीटर लंबी है, वह विपरीत दिशा में चल रही है, तो रेलगाड़ी को कार पूरी तरह से कितने समय में पार कर लेगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इसके पहले मैंने मैथ की एक जो वीडियो बनाई ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, एनसीएल की तैयारी के लिए मैंने आपके मैथ के लिए बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, मैंने पिछले साल भी इसकी तैयारी कराई थी, बहुत अच्छी तरीके से कराई थी। तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी देख के मैथ के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर आपको टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊं, जैसे कि मैं यहाँ पे सब मिक्स क्वेश्चन बना रहा हूँ, जैसे कि आपके एग्जाम पे आते हैं। ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसे सब सारे मैथ के क्वेश्चन को टॉपिक वाइज कंप्लीट कराऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपके अपने अकॉर्डिंग इस वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक रेलगाड़ी सीधे पथ पर 86 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, इसी तरह से एक छोटी कार है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। दोस्तों आपको याद रखना है कि ये अपोजिट डायरेक्शन पे चल रही है। कैसे चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन पे। और जब भी अपोजिट डायरेक्शन पे मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है ना तो उसे अपन क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्वेश्चन पे क्या निकालना है, आपको क्वेश्चन पे समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, आप सभी लोग मुझे बताइए। तो समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे दोस्तों, जो रेलगाड़ी की लंबाई है। तो रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पे कितनी है दोस्तों, तो रेलगाड़ी की यहाँ पे लंबाई है 490 मीटर। ठीक है, यहाँ पे मीटर पे है तो यहाँ पे आपको मीटर ही लिखना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी दो ऑब्जेक्ट विपरीत दिशा में जाते हैं, जैसे कि एक रेलगाड़ी है ऐसे चल रही है और यहाँ पे एक कार है ऐसे चल रही है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं तो इनकी चाल आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 86 पे यदि आप 40 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे किलोमीटर पे है और ये मीटर पे है। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये जो किलोमीटर है ना इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए अपन इसे कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे 5/18 का आपका यहाँ पे गुणा करा देना पड़ेगा, बस सिंपल है। तो बस आपका आंसर आ गया। 18 सत्ते कितना होता है, 126 होता है। ठीक है, यदि आप 7 पे 5 का गुणा करा देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। इतना तो आप सभी लोग समझे ना दोस्तों। 126 पे यदि आप 18 का भाग लगाएंगे तो कितने बारी में जाएगा, 7 बारी में जाएगा। और 7 और 5 का आपस मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब यहाँ पे 490 है और नीचे
35 हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यदि आप इसे काटेंगे तो यहाँ पे 14 बारी में भाग चला जाएगा। कौन से ऑप्शन पे है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग समझ गए ना दोस्तों, सिंपल है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहा। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर पे ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 35 मीटर है और विकर्ण कितना है 37 मीटर है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे एक भुजा तो दी हुई है और यहाँ पे एक विकर्ण दिया गया है 37 मीटर। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा होगा कि अपन यहाँ पे दूसरी भुजा को निकालें, तो निकाले कैसे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे निकालना है। यहाँ पे एक भुजा दी हुई है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसकी सेकंड भुजा यानी कि दूसरी भुजा अपने को ज्ञात करना है। और दूसरी भुजा अपन कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो इसका अंडर रूट करेंगे। अंडर रूट पे क्या करेंगे, यहाँ पे विकर्ण है ना, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, विकर्ण का स्क्वायर करेंगे और इसके बाद अपन क्या करेंगे, जो पहली भुजा ना, पहली भुजा का अपन स्क्वायर करके आपस में घटा देंगे। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप सभी लोग मुझे बताइए दोस्तों। यहाँ पे करीब 1369 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1225 आएगा करीब। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, इतना ही आएगा करीब। तो जब आप इसे इससे घटा देंगे 1369 से आप 1225 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। और 144 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे दूसरी भुजा कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे दूसरी भुजा आ जाएगी 144 का वर्गमूल कितना आ गया 12 आ गया। यहाँ पे दूसरी भुजा कितनी आ गई 12 आ गई। और पहली भुजा कितनी थी दोस्तों, यहाँ पे पहली भुजा थी 35। पहली भुजा कितनी थी दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे पहली भुजा दी गई थी 35। सिंपल है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस आयत का क्षेत्रफल आपको निकाल लेना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आप मुझे बताइए। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब आप लंबाई और चौड़ाई किसी भी मान लीजिए। जैसे अपन लंबाई मान लेते हैं 35 और चौड़ाई कितनी है 12 है, तो बस आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ ही जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 35 दूनी कितना होता है 70 होता है। ठीक है, हासिल कितने बचे 7 बचे। अब यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्तों, 12 पे यदि अपन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। 36 पे यदि आप 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 420। ठीक है ना, यहीं पे 420 इसका परफेक्ट आंसर हुआ। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, तो 35 पे आप जब 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 420 आएगा। सिंपल है, आप सभी लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, 60 छात्रों की एक कक्षा पे 60% लड़कियां आए हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 60% यहाँ पे लिख दिया है। तो 60% का मतलब क्या होगा, आप मुझे बताइए दोस्तों। 60% को अपन क्या लिख सकते हैं, 60/100 तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब अपन इसे 20 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। दोस्तों जब जो भी नीचे लिखा रहता है ना, तो ये कक्षा की कुल संख्या को प्रदर्शित करता है। 5 यहाँ पे टोटल क्या है, विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी में कौन कौन हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं और लड़के भी हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन पे क्या बता दिया है कि इसमें से 3 लड़कियां हैं, तो 2 बचे क्या हो गए दोस्तों, 2 यहाँ पे लड़के हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन मैनेज करके क्या लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लड़कियाँ कितनी हो गई दोस्तों, यहाँ पे लड़कियाँ हो गई 3 और लड़के कितने हो गए, लड़के हो गए यहाँ पे 2। बस आप इतना कर लिए, आपका आंसर आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लड़कों का औसत कितना है 52 है और लड़कियों का औसत कितना है 65 है। तो बस आप इसे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 3 लिख दिया, ये किसका औसत था, लड़कियों का था। और यहाँ पे कक्षा का औसत कितना है 65 है, तो आप यहाँ पे 65 लिख दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, लड़कों का औसत कितना था 2 था और यहाँ पे क्वेश्चन पे कितना बताया गया है 52 बताया गया, तो आप इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों, अपन कितना मांगे थे, यहाँ पे अपन माने थे 5। ठीक है ना, तब 3 और 5 मिलके 5 विद्यार्थी हो गए ना, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 5x। ठीक है, आप यहाँ पे x मान लीजिएगा तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 65 या कितना हो जाएगा 195 और यहाँ पे आ जाएगा 104 और यहाँ पे आ जाएगा 5x। इतना आप सभी लोग समझे ना। अब इसके आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 299 आएगा करीब। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 5x। अब आपको क्या करना है, 299 पे आपको 5 का भाग दे देना है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, करीब आ जाएगी 59.8 आ जाएगी। ठीक है, इतना ही आपको करना है और आपका आंसर आ चुका।
ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ स्टेप को मिस कर रहा हूँ, तो आप सभी लोग इसे जब अपनी कॉपी पे नोट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, यदि किसी परिणामी संख्या के 75% को 80 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या कौन सी है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स अपन मान लिए, तो यहाँ पे क्या बोला है, उस संख्या का 75%, तो अपन एक्स के क्या करते हैं, एक्स का 75% निकाल लेते हैं। तो 75% को अपन क्या लिख सकते हैं, 75/100 लिख सकते हैं ना। इस पे अपन को क्या करना है, 80 को जोड़ देना है, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे अपन 80 लिखे ना, तो 80 को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इतना आ जाएगा, और यहाँ पे कितना था दोस्तों, 75 और यहाँ पे x था। ठीक है, तो जब आप इसे मतलब तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 80 × 100/75। बस आपको इतना ही करना था और आपका आंसर आ चुका। तो जब इसे काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, करीब 320। इतना ही आपको करना है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई पे 25% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। बहुत ही सिंपल है, चलिए अपन इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे क्या बोला है, लंबाई में कितनी वृद्धि होती है दोस्तों, 10% की वृद्धि हो रही है, और चौड़ाई पे कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है। तो आपको बताना है कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, उस फॉर्मूले का आपको यहाँ पे यूज कर देना है। फॉर्मूला क्या होता है, a+b, ठीक है, और यहाँ पे रहता है a × b/100। बस आपको इसी फॉर्मूले का आपको यहाँ पे यूज कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सक्सेसिव मेथड का यूज होगा, जो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख चुका हूँ। बस आपको इसी का यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लंबाई कितनी हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, और चौड़ाई पे कितने हो रहे हैं दोस्तों, 25% यहाँ पे वृद्धि हो रही है। इसके बाद आपको क्या करना है, 10 × 25 का आपको मल्टीप्लाई कर देना है और बटे आपको 100 का भाग दे देना है। तो 25 और 10 कितना हो गया दोस्तों, 35 हो गया। और जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा करीब। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.5। तो यहाँ पे टोटल मिलकर कितना हो जाएगा, 37.5% की यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी कि वृद्धि हो रही है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। सिंपल है, आप सभी लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, ताजे फल में 75% जल है और सूखे फल पे 75% जल होता है, तो 200 किलोग्राम ताजे फल में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। सिंपल है, चलिए अपन इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि जो 200 किलोग्राम वाला ताज़ा फल है ना, उस पर ताजे फल में क्वेश्चन पे क्या बोला, 200 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो अपन इसे मान लेते हैं कि x प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इतना तो आप सभी लोग मान ही सकते हैं ना। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जो यहाँ पे दिया है ना, जैसे कि 75% जल है, तो वहाँ पे बचा कितना दोस्तों, यहाँ पे बचा 25% बचा ना, तो अपन यहाँ पे लिख दिए 25%। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 200, इसके बाद अपन यहाँ पे लिखेंगे 50। ठीक है, 50% जल है तो 50% क्या होगा दोस्तों, फल ही होगा, तो यहाँ पे अपन लिख दे 50%। इसके बाद अपने को क्या निकालना है, x की वैल्यू को निकालना है। बस आपको इतना ही करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 100 और 100 यहाँ पे से कट जाएंगे। ठीक है, 50 से कम 50, और 50 को 4 बारी में भाग दे के 200 कट जाएगा। ठीक है, तो 25 को कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 100, और यही आपको याद करना था। ठीक है, तो सूखे फल से कितना फल प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों, 100 ग्राम प्राप्त किया जा सकता है। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कारें किसी स्थान की यात्रा को 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती हैं। यदि पहली कार
इस यात्रा में दूसरी कार की तुलना में 25 घंटे कम लगाती है तो यात्रा की लंबाई कितनी होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, और आपके एग्जाम पे आप पाएंगे कि मैक्सिमम बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो चलिए अपन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पे अपने को क्या याद करना है, यात्रा की लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई बराबर क्या, यानी कि अपने को क्या करना है, डिस्टेंस यानी कि लंबाई अपने को ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे स्पीड कितना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्पीड का मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो स्पीड है ना, इन स्पीड का अंतर आपको लेना है, स्पीड का डिफरेंस लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड कितनी है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे स्पीड कितनी है 75। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई अपने को लेना है। तो यहाँ पे मैंने m लिख दिया, 75 × 60। इसके बाद आपको क्या करना है, इन्हीं चाल का डिफरेंस ले लेना है। तो 75 पे यदि आप 60 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। इसके बाद यहाँ पे आप टाइम का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे कितना है दोस्तों, 25 घंटे हैं। बस आपका आंसर आ चुका है, आपको इतना ही करना था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 चौको 60। ठीक है, और जब आप इसे गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, करीब 75। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। होपफुली दोस्तों मैंने आपको अभी तक जितने भी मैथ के क्वेश्चन समझाए होंगे सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन पे 1% का भी डाउट है ना, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, मैं आपको एक बार फिर से समझा दूंगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एज से रिलेटेड है। तो चलिए आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, वर्तमान में बबलू और शेरा की आयु का अनुपात कितना है, 6:5 है। अब से 15 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 9:8 हो जाता है। तो बबलू की वर्तमान आयु क्या होगी आपको यहाँ पे बताना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप जैसे बेसिकली सॉल्व करते थे ना इसे, उसी टाइप से आपको इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि जो बबलू की वर्तमान आयु कितनी है, 6x। ठीक है, और शेरा की वर्तमान आयु कितनी है, अपन मान लेते हैं 5x। इतना आप सभी लोग मान लिए ना। इसके बाद क्या बोल रहा है, 15 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो अपन 15 वर्ष को यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ पे इनकी आयु कितनी हो जाती है, 9:8 हो जाती है। बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए और x की वैल्यू को ले आइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 5। आप इसे सॉल्व तो इतना कर सकते हैं ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, बबलू की वर्तमान आयु को पूछा है। तो बबलू की वर्तमान आयु को अपन क्या मांग रहे थे, 6s मांग रहे थे, और x की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 6 में यदि अपन 5 का गुणा करा देते हैं तो कितना आ जाता है, 30 आ जाता है, और यही इसका करेक्ट आंसर हुआ। सिंपल है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। आप सभी लोग समझे ना दोस्तों। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सिंपल है। चलिए अपन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, ए की वर्तमान आयु 7:8 है। ठीक है, अब से 6 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाती है, 8:9 हो जाती है। सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो सी की आयु कितनी होगी। बहुत ही सिंपल है, चलिए अपन इसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको अभी जो क्वेश्चन बनाया ना, आपको उसी टाइप से इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि ए की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 7x हो गई। बी की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 8x हो गई। इसके बाद क्वेश्चन पे क्या बोला है, 6 वर्ष बाद बोला है, तो अपन यहाँ पे +6 लिख दिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बाद की आयु बोला है, इसलिए अपन यहाँ पे +6 लिख रहे हैं। यदि यहाँ पे पहले की आयु बोलते ना, तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं दोस्तों, वहाँ पे अपन क्या करते, माइनस लिखते हैं। आपको इतना याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे कितनी हो जाती है दोस्तों, 6 वर्ष के बाद यहाँ पे आयु इनकी कितनी हो जाती है, 8:9 हो जाती है। तो दोस्तों आप इसे सॉल्व कीजिए। मैं आपको इसे सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ। तो दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इतना तो आप सभी कर सकते हैं ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि x की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी दोस्तों, तो ए की वर्तमान आयु होगी, अपन क्या माने थे, 7x माने थे, और x की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। तो यहाँ पे कितने आ जाएगी दोस्तों, ए की आयु आ जाएगी 42 वर्ष। अब दोस्तों बात आती है मुद्दे की। क्वेश्चन पे क्या बोला है, सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है। तो अपन सी की अपन आयु निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ए की वर्तमान आयु कितनी है, 42 है, और इससे कितना है, 10 वर्ष अधिक है। तो ए की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 42 + 10, इन दोनों को अपन जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो बस आपको इतना ही करना था। 52 वर्ष यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। ऑप्शन यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। होपफुली दोस्तों मैंने आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट कराए होंगे, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों वीडियो बनाते समय कुछ अननेसेसरी वॉइसेस आती रही होंगी, तो आपको उसे इग्नोर करना है।
ठीक है, और आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन को लेकर किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में एक बार बता देना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दोस्तों आप किस टाइप की वीडियो चाहते हैं, ये मैं आपको टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊं या फिर इसी टाइप से वीडियो बनाऊं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।